नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइन है एससी डायरेक्ट्स रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम अगस्त मलाई इकोलॉजिकल लैंडस्केप। यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो अगस्त मलाई वाला क्षेत्र है उसको लेकर के कुछ बात कही गई है और उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ अगस्त मलाई क्षेत्र के बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देख लेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो बात दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल में स्थित अगस्त मलाई पार्षिकी परिदृश्य में अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए योजना बनाने का आदेश दिया है। अब ये जो अगस्त मलाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वहां पर इन अवैध अतिक्रमण जो है इनको कंट्रोल में करने के लिए योजना बनाई जाए और इसके लिए 1 साल का टाइम दिया गया है। अब अगस्त मलाई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा, ये क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। और अब हम बात करेंगे इसी क्रम में अगस्त मलाई के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट। अब मैप में आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका एरिया होता है, ये होता है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है और केरल और तमिलनाडु दोनों से ये लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो पूरा एरिया है वो लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कि कुछ एरिया जो है वो केरल कवर करता है और कुछ जो है वो तमिलनाडु, जैसे कि हमने आपको बताया। अब कितना एरिया कवर करता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो केरल में इसका कुल एरिया जो वो 1828 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि आपका तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथानमथिट्टा से लगा हुआ है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कुल एरिया कितना जो है 1672.36 वर्ग किलोमीटर एरिया है तमिलनाडु में। और जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, तिरुनेलवेली, तेनकासी, थेनी और कन्याकुमारी, ये 4 जो है वो इससे लगते हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद होनी चाहिए, वो ये है कि 2001 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था अगस्त मलाई वाले क्षेत्र को। तो याद रखिएगा कि कब इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि 2001 में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब इसके अलावा एक और इस क्षेत्र से जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। 2001 और 2016 आप याद रखिएगा, इससे संबंधित जो भी तिथियां हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि यहाँ पर कुछ संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया है, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे केरल के प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे तमिलनाडु के प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। तो केरल में कौन कौन से एरिया है, शेंडरनी वन्यजीव अभयारण्य, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य और नियर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो प्रोटेक्टेड यानी कि संरक्षित क्षेत्र है। और तमिलनाडु में कलक्कड़ मुंडुनथुराई बाघ अभयारण्य, श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई बाघ अभयारण्य और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है। अब इससे जुड़ी जो है वो एक और महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ का प्रमुख शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर जो प्रमुख शिखर है वो अगस्त्य माला है, जिसे कि अगस्त्यम कुर्दम भी कहा जाता है और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो याद रखिएगा ये समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ये तो हमने समझ लिया, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंफॉर्मेशन थे, इसके बारे में हमने देख लिया। अब समझते हैं कि पारिस्थितिकी महत्व इस क्षेत्र का क्या है। तो जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में और साथ ही लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, पर्वतीय वर्षा वन और शोला वन यहाँ पर मुख्य रूप से वनस्पति पाई जाती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लगभग 2254 पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कि जो है 400 स्थानिक प्रजातियां यानी कि जो मूल रूप से यहीं पर पाई जाती हैं। अब जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और नीलगिरी तहर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नदियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ताम्रपर्णी और
कर्मना नदियां मुख्य हैं और इसी के साथ ये जो एरिया है यहाँ पर एक आदिवासी भी पाई जाती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कनिकरण जनजाति। ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है जो कि काफी पुरानी जनजाति है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। और दूसरा कथन क्या है, यह केवल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तीसरा कथन है, यहाँ शोला वन परितंत्र तथा नीलगिरी तहर जैसे स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।